म्यूचुअल फंड में निवेश करना तो बहुत लोग जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि आपके रिटर्न का एक अच्छा खासा हिस्सा टैक्स में जा सकता है? अक्सर लोग निवेश तो कर देते हैं, पर एक चीज भूल जाते हैं, टैक्स प्लानिंग। तो आज हम इसी टैक्स के खेल को एकदम आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप अपने मुनाफे को बचा सकें। सीधी सी बात है ना। असली कमाई तो वही है जो सारे टैक्स चुकाने के बाद हाथ में आती है। और म्यूचुअल फंड की दुनिया में टैक्स को समझना ज्यादा रिटर्न पाने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। म्यूचुअल फंड टैक्सेशन को समझने का एक सिंपल सा राज है। दो अलग अलग दुनियाएं। एक दुनिया जहां टैक्स का कोई डर नहीं और दूसरी जहां हर कदम पर टैक्स का हिसाब रखना पड़ता है। आइए पहले पहली दुनिया की सैर करते हैं। हमारी पहली दुनिया है खुद म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर की दुनिया। और यहां एक कमाल की बात है, ये एक टैक्स फ्री जोन है। जी हां, बिल्कुल सही सुना, टैक्स फ्री। चलिए देखते हैं कैसे। ये कैसे मुमकिन है? ये होता है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 1023D की वजह से। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? तो चलिए इसे आसान बनाते हैं। मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड एक डाकिया है। वो कंपनियों से डिविडेंड और ब्याज जैसी कमाई इकट्ठा करता है और बिना कोई कटौती किए सीधे हम तक यानी निवेशकों तक पहुंचा देता है। इसीलिए इस डाकिये पर यानी खुद फंड पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो पहली दुनिया तो बड़ी मजेदार थी, टैक्स फ्री। अब चलते हैं दूसरी दुनिया में जहां असली खेल शुरू होता है। ये है हमारी दुनिया यानी निवेशक की दुनिया। और यहां टैक्स का सीधा असर हमारे रिटर्न्स पर पड़ता है। तो यहां थोड़ा ध्यान से चलना होगा। तो एक निवेशक के तौर पर कमाई पर टैक्स कैसे लगता है? इसके दो मेन रास्ते हैं। पहला, कैपिटल गेन्स, मतलब जब आप अपनी यूनिट्स बेचकर मुनाफा कमाते हैं। और दूसरा है डिविडेंड, जिसका अब नया नाम हो गया है IDCW। चलिए दोनों को एक एक करके समझते हैं। चलिए सबसे पहले कैपिटल गेन को समझते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए आपने 100 रुपए में एक यूनिट खरीदी और कुछ समय बाद उसे 120 रुपए में बेच दिया। तो ये जो 20 रुपए का मुनाफा हुआ ना, बस यही है आपका कैपिटल गेन। ज्यादातर निवेशकों के लिए टैक्स इसी पर लगता है। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। कैपिटल गेन पर टैक्स कितना लगेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि निवेश कितने समय तक रखा गया। अगर इक्विटी फंड्स हैं तो 12 महीने से कम होल्डिंग शॉर्ट टर्म कहलाती है और उससे ज्यादा लॉन्ग टर्म। वहीं नॉन इक्विटी यानी डेट फंड्स में ये लिमिट 24 महीने है। इस नंबर को याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। इक्विटी के लिए 12 महीने और डेट फंड्स के लिए 24 महीने। और हां, लंबे समय तक रुकने का फायदा भी मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म गेन्स पर टैक्स की दरें अक्सर कम होती हैं और नॉन इक्विटी यानी डेट फंड्स में तो एक इंडेक्सेशन नाम का सुपर पावर भी मिलता है। ये महंगाई के हिसाब से आपकी खरीद की कीमत को कागज पर बढ़ा देता है, जिससे आपका मुनाफा कम दिखता है और टैक्स भी कम लगता है। कमाल है ना? और रुकिए, इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए एक और खुशखबरी है। 1,25,000 रुपए। जी हां, एक फाइनेंशियल ईयर में इक्विटी फंड से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर पहले 1,25,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता। ये एक बड़ी छूट है जिसका फायदा हर साल उठाया जा सकता है। तो कैपिटल गेन की कहानी तो समझ में आ गई। अब बात करते हैं कमाई के दूसरे तरीके की, डिविडेंड, जिसका नया और फैंसी नाम है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल या शॉर्ट में IDCW। यहाँ पे ना हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2020 से पहले कहानी कुछ और थी। तब फंड हाउस खुद ही डिविडेंड पर एक टैक्स चुका देता था और हमारे हाथ में जो पैसा आता था वो टैक्स फ्री होता था। लेकिन 2020 के बाद पूरा गेम ही बदल गया है। अब डिविडेंड सीधा हमारी इनकम में जुड़ता है और उस पर हमारे इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। मतलब जो लोग हाई टैक्स ब्रैकेट में हैं, उन्हें अब डिविडेंड पर ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। हाँ, एक और छोटी सी बात, अगर एक साल में किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम से 5,000 रुपए से ज्यादा डिविडेंड आता है ना, तो उस पर 10% का TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कटता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये पैसा बाद में अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने जनरल रूल्स तो समझ लिए। अब कुछ स्पेशल स्कीम्स पर नजर डालते हैं जो टैक्स बचाने के लिए काफी काम आ सकती हैं। ये हमारे टैक्स बचाने वाले शस्त्रागार के खास हथियार हैं। मिलिए ELSS से यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एक ऐसा इक्विटी फंड है जिसमें निवेश भी है और टैक्स की बचत भी, डबल फायदा। लेकिन हाँ, एक शर्त है, इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी आप 3 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है।
अगर पुरानी टैक्स रिजीम को चुना है तो ईएलएसएस में 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करके अपनी टैक्सेबल इनकम से उतनी रकम कम कर सकते हैं, जिससे टैक्स सीधा सीधा कम हो जाता है। एक और टैक्स है जिसका नाम है एसटीटी, यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये बहुत ही छोटा सा टैक्स है जो सिर्फ इक्विटी फंड्स बेचते समय लगता है। इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ होता है। तो इतनी सारी बातें हो गईं, नियम, कानून, सेक्शंस, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन सब का हमारे पैसों पर क्या असर पड़ता है। ये सारी जानकारी हमारी निवेश के फैसलों को कैसे बेहतर बना सकती है। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। ये सारी जानकारी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आती है, ग्रोथ ऑप्शन चुने या आईडीसीडब्ल्यू। सोचिए, ग्रोथ ऑप्शन एक पैसे का पेड़ उगाने जैसा है। आपका मुनाफा वापस उसी में लग जाता है और पेड़ बड़ा होता जाता है। टैक्स तभी लगता है जब आप पेड़ को काटते हैं, यानी अपनी यूनिट्स बेचते हैं। वहीं आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन उस पेड़ से नियमित रूप से फल तोड़ने जैसा है, लेकिन हर बार तोड़े गए फल पर टैक्स देना पड़ता है, जो पेड़ की ग्रोथ को धीमा कर सकता है। तो अब ये फैसला आपको करना है। इन सारे नियमों को जानने के बाद अपने फाइनेंशियल गोल्स, अपने टैक्स स्लैब और कैश फ्लो की जरूरत को देखते हुए कौन सा रास्ता सबसे सही लगता है, ग्रोथ या आईडीसीडब्ल्यू। याद रखिए, स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि टैक्स को समझकर उस कमाए हुए पैसे को बचाना भी है। इसलिए निवेश से पहले सोचें, प्लान करें और सही फैसला लें।